जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें बायोलॉजी में से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में से जाके देखें। आज हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे सूक्ष्म जीव। और दोस्तों बता दें कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में 300 प्रश्न है, 300 प्लस प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें 300 प्रश्न को सभी को देखेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहें। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ऐसा जीव जिन्हें समानतः खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो ये 100। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्म दर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्म दर्शी का तो ये जैनसन तथा जैनसन, यानी कि H जैनसन और Z जैनसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये लुवेनहॉक, और लुवेनहॉक ही जीवित कोशिका का भी खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार ये नॉल तथा रस्का किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइराइड्स की खोज किसने किया था? तो ये किया था थियोडोर डायनर, ये 1971 में थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइराइड्स के विषय में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाइराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रियॉन क्या है? प्रियॉन क्या है? तो ये समानता प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कॉर्पी किसके कारण होता है? तो ये प्रियॉन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कॉर्पी रोग जो होता है ये भेड़ तथा बकरी में होता है, और ये प्रियॉन के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में कुर्यूट सल्फेट या काबो बीमारी किसके कारण होता है? तो ये प्रियॉन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से देखना है हमें कौन सा सही है। तो ये क्या है? PRPC प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते, सही है। उसके बाद अगला है, PRPSC प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं। तो जी हाँ, ये हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समानता प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो ये 254। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 254। अगला देखेंगे, गाय बैल में होने वाले मेड काउ बीमारी या BSE का कारण है? तो ये होता है प्रियॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये लुवेनहॉक किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक ये लुवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखेंगे, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। तो ये सही है। उसके बाद कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। उसके बाद सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सही। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विरियॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विरियॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तो ये किया गया था विषाणु का, तो ये तंबाकू में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था आइवे नोस्की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम रोगी पौधे में वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था, वो कौन था? ये वो सेटेनले था, सेटेनले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस है, वायरस क्या है? ये प्रोकैरियोटिक जीव है? नहीं। ये यूकैरियोटिक जीव है? नहीं। ये ना तो प्रोकैरियोटिक जीव है और नहीं यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है। अगला देखेंगे, वायरस में श्वसन होता है, और दूसरा है वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकता है। तो इसका हो जाएगा सही, तो दोनों, तो 1 और 2 दोनों सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टैबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये आरएनए होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरएनए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो डिप्थीरिया के द्वारा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर देखेंगे तो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस से तो बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है, तो जिसमें डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया वायरस से नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विषाणु को, तो इवानोविस्की द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विषाणु माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ में, सजीव पदार्थ में, और सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशन ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, HIV द्वारा होने वाला रोग, तो ये एड्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एड्स का कारण है तो T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स फैलता है, तो एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो ये 1981 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1981 अमेरिका में और 1986 भारत के चेन्नई में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? तो एलिसा है ये एड्स की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हार्ट HAART हार्ट, CART काट तथा ART का संबंध किस रोग से है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किस रोग से है। ठीक है, किस रोग से है? तो ये एड्स से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1992 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1992। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज
एजिप्टी मच्छर है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जापानी, अगला प्रश्न देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का है, क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है, सही है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। और उसके बाद यह रोग स्वरों के माध्यम से भी फैलता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये विषाणु, विषाणु और प्रियॉन, इसको ये भी बोल सकते हैं विषाणु और प्रियॉन, दोनों में एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। विषाणु और प्रियॉन में भी एंजाइम नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विषाणु वृद्धि कर सकता है तो केवल जीवित कोशिका में, किसमें विषाणु वृद्धि कर सकता है? तो केवल जीवित कोशिका में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विषाणु, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, सही है, इसमें श्वसन नहीं होता है। अगला है कोशिका के बाहर, इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है, तो ये हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे विषाणु सजीव माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न होता है, बिल्कुल। यह जनन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें उस परिवर्तन की क्षमता होती है, तो होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें टीएमवी शब्द संबंधित है, तो ये विषाणु से, टीएमवी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सार्स, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवरे एक्यूटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार का फुल फॉर्म क्या होता है? सेवरे एक्यूटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सार क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे आलू में मोजेक रोग का कारण किस कारक किस तत्व से होता है? तो ये विषाणु से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? तो आलू का लीफ रोग, हाँ ये वायरस से होता है। उसके बाद भिंडी का पित्त सीरा मोजेक, ये भी वायरस से होता है। और टमाटर का रिफ कल, ये भी वायरस से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे विषाणु क्या होता है? तो विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे वायरस की संरचना में, अगला प्रश्न देखेंगे वायरस की संरचना में प्रोटीन की खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद रखेंगे, फूड एंड माउथ रोग ये विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे मुर्गियों का होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो ये विषाणु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न देखेंगे मुर्गियों का होने वाला हैजा रोग, हैजा जो होता है ये के कारण क्या है? तो ये भी विषाणु हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो विषाणु जनित, तो ये खासरा,
खासरा भी हो जाएगा, छोटी माता भी हो जाएगा, चेचक भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और लुई पास्चर ये रेबीज का किया था। लुई पास्चर ये रेबीज का किया था। उसके बाद विषाणु क्या है? तो विषाणु एक अकोषीय है। क्या है? अकोषीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग को भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये चेचक का 1977 में। कब? 1977 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेबीज क्या है? तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पशुओं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो ये रेबीज, और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है ये विषाणु से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित करता है? तो ये H5N1। H5N1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित करता है? तो H1N1। ये याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब जो भी है कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो H5N1 ये इन्फ्लुएंजा और H1N1 ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न देखेंगे, ओसेल्टा मीविड नामक औषधि उपयोगी होता है? तो ये स्वाइन फ्लू के उपचार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओसेल्टा मीविड नामक औषधि उपयोग होता है, तो ये स्वाइन फ्लू के उपचार में। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा एंजाइम आजमाई गई दवा है? तो कौन है? ज़िडोबुडिन, AZT। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? तो ज़िडोबुडिन, AZT। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये विषाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो रेबीज, खासरा, फ्लू और ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा ये जो है बैक्टीरिया रोग है। ठीक है, और ये सब है विषाणु जनित। रेबीज, खासरा और फ्लू ये क्या है? विषाणु जनित। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग क्रामक होते हैं? तो ये सही है। उसके बाद अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं? तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, मंकी फीवर रोग उत्पन्न होता है? तो ये वायरस से, मंकी फीवर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंकी फीवर रोग होता है और वायरस से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो ये हो जाएगा मॉम्स, रेबीज और हर्पीज। ये सभी क्या है? विषाणु जनित रोग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैंगिक संभोग से और रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त सूचक कीटों से और अपरा के संपर्क से तो एड्स का संचरण होता है। तो ये सभी 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो का कारण क्या है? तो ये है विषाणु। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये देखेंगे साल्क ये पोलियो से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जॉन साल्क ये इंजेक्शन का खोज किया था और अल्बर्ट सेविन ये ड्रॉप का खोज किया था, ठीक है, पोलियो का। तो जॉन साल्क क्या इंजेक्शन का खोज किया था और अल्बर्ट सेविन ये ड्रॉप का खोज किया था पोलियो का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोगाणु तथा एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता है? तो ये विषाणु पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? तो ये हेपेटाइटिस यानी कि जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में से किसकी खोज की थी? तो ये टीका की, और वो भी किसकी टीका की? तो ये चेचक की। एडवर्ड जेनर ये टीका की खोज किया था, वो भी चेचक की टीका की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टीका, अगला प्रश्न है, टीका है तो ये एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो ये डायरिया की। डायरिया भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। तो इसका हो जाएगा एड्स। आप किसी को भी काट के यहाँ पे लिख लीजिए, एड्स हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से देखेंगे, संक्रमित रोग शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो ये एड्स की होती है। किसकी? एड्स की, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये चारों ऑप्शन गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? एड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो ये पोलियो की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिजियोथेरेपी द्वारा ये पोलियो की जो है तीव्रता को उसको कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं ढूंढ रहा है। तो इसमें क्या बोला? हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह संरचित होता है। तो ये सही है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी का टीका होता है? जी नहीं, ये गलत है। हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, से हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता, जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं है, यही गलत है। हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता, बल्कि हेपेटाइटिस बी का ही टीका होता है। ये ध्यान में रखेंगे, से हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता और हेपेटाइटिस बी का टीका होता है। तो हमें गलत चुनना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता? तो ये जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, टाइगर मच्छर को ही एडीज मच्छर कहते हैं, ठीक है। एडीज मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहते हैं, ठीक है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस। क्या है? चेचक तो वायरस से होता है, तो कौन सा वायरस से? तो वेरिओला वायरस से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रूबीओला वायरस खसरा के लिए, तो ये सही है। उसके बाद वेरिओला वायरस चेचक के लिए, तो ये भी सही है। उसके बाद वेरिसेला वायरस छोटी माता के लिए, ये भी सही है। उसके बाद मिक्सो वायरस प्लेग के लिए, जी नहीं, ये गलत है। तो मिक्सी जीवाणु प्लेग के लिए होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीलिया या हेपेटाइटिस में जो शरीर जो होता है वो प्रभावित होता है, यकृत होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से सही देखना है। तो हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाल आदि में होता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक और नहीं तो दो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो ये जीवित प्रतिरक्षी का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला प्रश्न देखेंगे, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन की सहायक है? तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? तो ये करते हैं, कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, सही है। उसके बाद कुत्ते सुस्त एवं मौन होने किसी एक एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो RSV विषाणु। कौन है? RSV विषाणु, जो घात करो और छिप जाओ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किस की कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिका वायरस में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो ये एडिस, जिसे हम लोग टाइगर मच्छर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिका वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईबोला क्या है? ईबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ईबोला शब्द है, ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ईबोला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैक्टीरियोफाइज क्या है? तो बैक्टीरियोफाइज भी एक तरह से विषाणु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैक्टीरियोफोज में पाया जाता है तो प्रोटीन और DNA। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, युवा व्यक्ति में HIV/AIDS होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किसमें से अधिकांश तथा संबंधित होता है? तो ये होता है तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो ये HIV के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे, टेस्ट एंड ट्रीट। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है, तो ये क्या है? रिट्रो विषाणु। क्या है? रिट्रो विषाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो ये किया था जोनास एडवर्ड साल्क। ठीक है, ये आपको हम पहले भी बताए थे कि जॉन साल्क इंजेक्शन का खोज किया था और अल्बर्ट सेबिन ये ड्रॉप का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ELISA इलिसा का पूरा नाम क्या होता है? तो इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सोर्बेंट एसे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स, चेचक एवं पोलियो में क्या समानता है? तो ये विषाणु द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये लुवेनहॉक।
जीवित कोशिका का भी खोज यही किया था लुवेनहॉक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो ये ऑर्की बैक्टीरिया, क्या किया गया था? ऑर्की बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? तो ये रूई पार्सर तथा कोच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण और परसों से, तो इसमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम विषाणु में पाया जाता है? राइबोसोम तो 70S। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं देखना है, तो ये जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यही गलत है। सही नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये हो जाएगा, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है, तो ये सूत्र कणिका नहीं होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही देखना है। तो जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है। उसके बाद जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होता जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाता है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो कुंडलित। कौन सा? कुंडलित डीएनए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु की साधारण आकृति होती है तो गोल, क्या होती है? गोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु जो कोमा के आकार क्या होता है वो क्या कहलाता है? तो बाइब्रो। क्या कहलाता है? बाइब्रो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, गोल आकृति वाले जीवाणु हैं तो ये कोकाई। क्या है? कोकाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गुलाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? तो ये स्पाइलम। क्या नाम दिया गया है? स्पाइलम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? तो ये जीवाणु में होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये जीवाणु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है तो ये केंद्रक का और केंद्रिका का, केंद्रक झिल्ली का, तो ये सब का हो जाएगा। जीवाणु में ये सब का अभाव होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या पाया जाता है? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है तो ये जीवाणु, सबसे ज़्यादा जीवाणु पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण असाय कहलाता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्णलवक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में पाया जाता है तो ये क्रोमेटोफोर। क्या है? क्रोमेटोफोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है तो कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया होता है तो प्रकाशीय विविध पोषी। क्या होता है साइनोबैक्टीरिया? प्रकाशीय विविध पोषी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है, तो ये क्या होता है, क्रिस्टल। क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या है सबसे छोटा, माइक्रोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नोडुल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो चना में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल ग्रंथि का पाई जाती है, तो ये कुछ लेग्न्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है, तो ये फली। तो ये दलहन में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो ये देखते हैं कौन है। तो ये हो जाएगा राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइजोबियम। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगा हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाता, क्यों? क्योंकि जीवाणु जीव द्रव कुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवितन, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ये वो नहीं, यहाँ पे त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु को पौधा माना गया क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों की समान की रचना क्या कहलाती है, तो पिलाई या फ्रीमे। क्या कहलाती है, पिलाई या फ्रीमे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। क्या चीज़, साइनोबैक्टीरिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जीव PPLO कहलाता है, तो माइक्रोप्लाज्म। क्या कहलाता है, माइक्रोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके कोशिका भित्ति के कारण। क्या होता है, कोशिका भित्ति के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रिकेटिस एक समूह है, तो ये बैक्टीरिया का एक समूह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया के समान रूप से पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लिक ऑइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो मानव के आंत में एसिडिया कोलाई। क्या होता है, एसिडिया कोलाई, ये लाभदायक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, जो खाना पचाने में ये मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलियन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलियन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मादा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है, तो ये एनाबीना, ठीक है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनाबीना।
अगला प्रश्न देखेंगे, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो ये जीवाणु का होता है। किसका? तो जीवाणु का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चाय की पत्तियों पर जीवाणु की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना ये क्या कहलाता है? तो क्यूरिंग। क्या है? क्यूरिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो धान के खेतों में दलहन क्षेत्र, ये सब दलहन क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जो जैव उर्वरक होता है ये दलहन क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन की रिकॉर्डिंग, ये डी हो जाएगा, धान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र जीवी अवययु नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। तो ये होता है कोलोस्ट्रीडियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? तो ये फ्रैंकिया, जिसे राइजोबियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु के समूह है। तो ये है मीथेनोजेन। क्या हो जाएगा? मीथेनोजेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फ्लॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। तो वो कौन है? कोलोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकेलम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, योग हट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन है? तो लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। उसके बाद है सेट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक्टिनोमाइजेस्टिक्स वर्ग में आते हैं। तो ये जीवाणु आते हैं। कौन आते हैं? जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? माइकोप्लाज्म का तो ई कोनार्ड तथा ई आर रॉक्स कब किया था? तो 1898 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये डिप्थीरिया, क्षय रोग तथा तपेदिक या प्लेग। तो ये हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष में या नवजात में? तो ये नवजात हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो ये चेचक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेचक। और चेचक से याद रखेंगे 1977 में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, और 1977 में चेचक समाप्त हुआ था और 2017 में पोलियो समाप्त हो गया अपने भारत से। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? तो ये कुकुर खांसी से। ठीक है, क्या चीज़ से? कुकुर खांसी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ DPD का मतलब समझेंगे, डिप्थीरिया, प्यूटिसिस और टिटनेस। ठीक है, ये तीनों में ये दिया जाता है टीका। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है?
तो जीवाणु से होने वाला टाइफाइड, सुजाक जिसे गोनोरिया कहते हैं, और कुकुर खांसी, तो ये हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये कोड से, किससे? कोड से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हैजा का कारण है, हैजा का, ये हैजा होता है ये जीवाणु के कारण, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? तो ये हैजा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हैजा ये जल जनित रोग है, ये जल से होता है। अगला, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? तो ये जीवाणु है, क्या है? जीवाणु, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो ये टाइफाइड, तो टाइफाइड का ये बिडाल परीक्षण से किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली मौत, ब्लैक डेथ किससे कहते हैं? तो ये प्लेग को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस मूल सूक्ष्म के कारण होता है? तो ये हो जाएगा जीवाणु के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का कारण क्या है? तो ये जीवाणु, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे धनु स्तंभ होता है? तो ये धनु स्तंभ जो होता है ये जीवाणु से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मवेशी में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो ये बैक्टीरिया, क्या करता है? बैक्टीरिया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे टीबी कहते हैं ये उत्पन्न होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, किसके द्वारा? तो माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये एक्टिनोमाइसीटेज, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग है? तो ये डिप्थीरिया, रेबीज, कालाजार, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी ये संक्रामक रोग है। अगला देखेंगे, TAB टैब के टीका द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये टाइफाइड का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षय रोग TB का संक्रमण मुक्तः होता है? तो ये हवा द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयुक्त नहीं होता है? तो ये टाइफाइड में नहीं होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह, क्या है? लक्षणों का समूह, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.1/2 यानी कि इसे 1.5 महीना, 2.5 महीना तथा 3.5 महीना में दिया जाता है? तो ये DPT का और HIV और पोलियो का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? ठीक है, तो इसका देख लेंगे, तो ये हो जाएगा स्टेरोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, तो ये हो जाएगा इसके द्वारा, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु इसके द्वारा, हाँ ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे,
एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? तो ये काली खांसी में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो ये HIRS मर्स और HARS सॉर्स और कोविड-19 या उपयुक्त सभी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो ये आलू में बिल्ट रोग, गेहूं में बिलगन रोग और चावल में अंगमारी। तो ये हो जाएगा इन सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रमक है? जल संक्रमक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। क्या हो जाएगा? टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, यानी कि 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी ये रक्त लार से होता है, ठीक है, रक्त से या मुंह के लार से, ठीक है। ये हेपेटाइटिस ए होता है जल से और हेपेटाइटिस बी होता है ये रक्त से या लार से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टीका क्या है? टीका एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये गला का घुटना, ठीक है, गला का घुटना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है तो ये जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पनीर में विशेष सुगंधित आता है तो ये जीवाणु से। पनीर में जो सुगंध आता है किससे? तो ये जीवाणु से आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें थोड़ा 300 प्लस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है? तो ये बैसिलस, क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है तो ये कौन है? तो ये लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और सेप्ट्रोकोकस थर्मोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निफ जीन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राइजोबियम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिटिकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में? प्रोटिस्टा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी तो यूग्लिना, क्या है? यूग्लिना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूग्लिना का प्रचरण अंग क्या है? तो ये फ्लैजिला, क्या है? फ्लैजिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। कितनी होती है? 2। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक फंजाई दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? तो ये स्लाइम मोल्ड, ठीक है, फंगस भी इसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड। अगला प्रश्न देखें, स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया? तो प्रोटिस्टा में। कहाँ? प्रोटिस्टा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चप्पल की आकृति के जंतु कौन है? तो ये है पैरामीशियम, क्या है? पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? तो ये है सिलिएटा, क्या है? सिलिएटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? तो ये सिलिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है तो 2 पोषक में, क्या 2 पोषक में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो ये रोनाल्ड रोस ने। कौन? रोनाल्ड रोस ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेलिंगनेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो ये मलेरिया का। किसका? मलेरिया का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? तो ये मीरोज्वाइंट, ये मानव में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीरोज्वाइंट। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस से। कौन खोजा था? रोनाल्ड रोस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये एनाफिलिस मच्छर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? तो ये है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो ये प्लीहा। कौन है? प्लीहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया तथा डेंगू निम्नांकित में से क्या समानता नहीं है? तो ये मच्छर प्रजाति। कौन है? मच्छर प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मलेरिया जो होता है ये एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है और डेंगू जो होता है ये एडिज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है और डेंगू जो होता है ये एडिज मच्छर के कारण होता है। तो इसमें क्या समानता है? तो मच्छर प्रजाति दोनों होता है, अलग अलग मच्छर से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रोगों को फैलाने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये हैजा। कौन है? हैजा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो ये एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो लिस्मेनिया। क्या है? लिस्मेनिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, काला आजार रोग के कारक लिस्मेनिया डायनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो ये सैंड फ्लाई द्वारा होता है। सैंड फ्लाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निद्रा रोग पैदा करता है कौन? ट्रिपेनोसोमा। कौन? ट्रिपेनोसोमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बीसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो ये शीशी मक्खी से। कौन से मक्खी से? शीशी मक्खी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम ट्रिपेनोसोमा लिस्मेनिया। तो इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, पेचिस या
अम्बीबॉयसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? तो ये एंट अमीबा, जिसे हिस्टोलिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एफ्रोजॉइंट। यहाँ पे ये थोड़ा गलत मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पर बदलती? तो ये अमीबा की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कौन है? कूटपाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीबा में कूटपाद किससे हेतु महत्वपूर्ण है? तो ये भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, तो वो कौन है? ई कोलाई। कौन है? ई कोलाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये नोक्टिल्यूका। कौन? नोक्टिल्यूका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो ये कौन है? डायनोफिलेजिटिस और डायटम और यूग्लिनाइट, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो ये सभी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन और जल संतुलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डाइटम का दूसरा नाम क्या है? तो गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एनाफ्लीज मच्छर ये मलेरिया से होता है। उसके बाद क्यूलेक्स ये फलेरिया होता है। क्यूलेक्स जो होता है इससे फलेरिया होता है। उसके बाद रेत मक्खी, इससे काला जार होता है, काला आजार। उसके बाद सीसी मक्खी, ये नींद की बीमारी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका होना चाहिए डी। क्या हो जाएगा? डी। 4 3 1 2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? तो ये प्लेग रोग के लिए। ठीक है, वेसन टेस्ट जो होता है ये प्लेग रोग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाया जाता है वो कौन हो जाएगा? यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे प होना चाहिए। ठीक है, प। तो ये प्लेक्टॉन होगा, प्लेक्टॉन हो जाएगा। ठीक है, प्लेक्टॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? तो ये कवक है। कौन है? कवक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो विषम पोषी। कौन होता है? विषम पोषी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी कवक सदैव होते हैं? तो विधि
विविध पोषी क्या होते हैं? विविध पोषी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कवक स्वपोषी होता है? जी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, कवक में भोजन का रूप क्या होता है? तो ये ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो ये ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? तो ये काइटिन और हेमीसेलुलोज की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती? तो ये पैक्टिन की नहीं बनी होती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय कवक है? तो ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेनिसिलियम क्या है? तो ये कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डबल रोटी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो ये है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। कौन है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो ये पेनिसिलियम नोटम से। पेनिसिलियम नोटेटम में से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विस्तृत सब्सट्रेट प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो ये वॉक्समैन ने। कौन किया था? वॉक्समैन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कवक की जो भित्ति होती है ये पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी? पैक्टोसेलुलोज की। कवक की जो भित्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो ये कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कोटिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिकोलस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर पे उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? तो क्रोपोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिल्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगोट किससे प्राप्त होता है? तो ये क्लेबीसेप्स से। किससे होता है? क्लेबीसेप्स से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, LCD किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से। LCD जो होता है प्राप्त होता है ये कवक से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एफ्लाविस किससे बनता है? तो ये कवक से बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एफ्लाविस ये कवक से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक इसमें हो जाएगा एग्रोरिकस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एग्रोरिकस। ये ध्यान में रखेंगे, इसे खाने योग्य कवक एग्रोरिकस के साथ साथ रेमोरिया भी होता है, क्लोबिसिस भी होता है, जिससे मशरूम की प्रणाली में ये सब आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समान खाद्य छत्र क्या होता है? तो ये कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइक्रोराइजा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्पीजलस कवक का उपयोग किससे बना होता है? तो ये पनीर का। किसके बने होते हैं? तो ये पनीर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कवक में क्या नहीं होता है? तो ये प्लाटिड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवक में प्लाटिड नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बना जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन किससे द्वारा किया जाता है? तो ये ईस्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गदाकार कवक कहा जाता है? तो ये बेसिडियोमाइसिटीज को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो ये पेचिस में। किस में? पेचिस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है या किस प्रकार की होती है? तो ये कब्जियत होता है। किससे? कब्जियत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? तो देखेंगे, तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइटोथोरा इन्फेक्ट्रेंस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ने में लाल सड़न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कवक के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मूंगफली का टीका रोग का कारण होता है? तो ये कवक के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंगफली में होने वाले टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है? तो ये सैक्रोस्पेरा पेर्सिनेटा ये कवक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गन्ने में लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक कौन है? तो ये है कोलेट्रोइकम फ्लेक्टम। ये क्या है? कवक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप में होने वाले रोग का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो फफूंद। क्या है? फफूंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ये पिथियम डिवेरियम के द्वारा होता है। पिथियम डिवेरियनम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ कि जिसका अर्थ होता है केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? तो ये कार्सियोजेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सियोजेनस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? तो ये बायोप्सी। कौन? बायोप्सी।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोप्सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया, ये हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकीमिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है? तो कार्सिनोमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो ये त्वचा में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कैंसर किस कारण से होता है? तो ये जीवाणु द्वारा और ऑर्कोजिनस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है? तो ये कीमोथेरेपी, ये पोलियो के लिए है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा IgE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, IgE। अगला प्रश्न, एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियों है? तो ये IgE। क्या है? IgE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होता है? तो IgA। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़े आकार की इम्यूनोग्लोबिन कौन है? तो ये IgM। कौन है? ग्लोबिन GM। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो ग्लोबिन GM और ग्लोबिन G। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एलजेनस क्या है? तो एलजेनस एक है असंक्रामक होता है और ग्लोबिन GE के स्राव को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो थाइमस से। किससे? थाइमस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थाइमस से। ठीक है, उसके बाद बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। किस में? अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में, बी लिम्फोसाइट ये अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा जीवाणु? तो थियोमाइगोरिटा न्यूमोबियनेसिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रोटोजुआ शब्द किसने दिया? तो प्रोटोजुआ शब्द ये जो दिया है गोल्डफ्स ने दिया था। गोल्डफस। कौन दिया था? गोल्डफस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।